गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का क्लास को आगे बढ़ाते हैं कल के क्लास से। कल के क्लास में हम लोगों ने समाजवाद के बारे में चर्चा किया था, समाजवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा समाजवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम। तो स्वाभाविक है, समाजवादी जो विचारधारा है उसका दो मूल तत्व था, दो मूल था। एक है साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और दूसरा है समाजवादी भारत का स्वप्न देखा गया। यानी समाजवादियों का जो विचारधारा था वो दो रूप पर, दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और दूसरा भारत को एक समाजवादी भारत का निर्माण करना चाहते थे। स्वाभाविक है, इन्हीं दो तत्वों पर आधारित था उनका पूरा विचारधारा। अगर हम लोग बात करें यानी इसी दो तत्वों पर, इन्हीं दो तत्वों पर जो है उनका विचारधारा निर्भर था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए उनके जो कार्यक्रम का हिस्सा था, पहला था कि राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य यानी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा का हिस्सा बनना समाजवादियों को, यानी ये समाजवादी जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहते हैं। और दूसरा वो है कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स से भारत को आजादी हासिल करना, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल करना। यानी दूसरा तत्व है कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी हासिल करना। ये तो कार्यक्रम का मुख्य आधार, यानी दो विचारधारा दो तत्वों पर आधारित था और साथ में दो कार्यक्रम उनके साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, इन्होंने यानी कहने का मतलब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कमजोर किया। कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कमजोर किया। कैसे कमजोर किया, इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप गौर कीजिएगा, इन्होंने वर्ग विहीन समाज की बात कल्पना प्रस्तुत की। वर्ग विहीन समाज कहने का मतलब है कि पूंजीवादी और जमींदार वर्ग का समाप्ति पर बल दिया, यानी वर्ग विहीन समाज की बात की। यानी इसका मतलब हो गया कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो कि पूंजीवादी और जमींदारों के विरोध में थी। चूंकि इस व्यवस्था के वो विरोधी माने जाते हैं। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि जमींदारों का उन्मूलन ये चाहते थे। इसका मतलब है छोटी छोटी देसी रियासतों को नहीं चाहते थे। यानी छोटी छोटी देसी रियासतों को इन्होंने नकार दिया, उसकी समाप्ति चाहते थे। क्योंकि ये छोटे छोटे देसी रियासत जो है ये शोषकता का परिचायक माना जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं मानते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य से छुटकारा पाया जाए, बल्कि जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हमारे देश में है उससे भी छुटकारा पाया जाए। तो गौर कीजिएगा, इन्होंने इसी के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ भी बताया। इनके मायने थे, यानी स्वतंत्रता का अर्थ जो था वो न केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा पाना था, बल्कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को भी दूर करना था। यानी इनका सीधा सीधी विचार अगर देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है उसे भी दूर करना चाहते थे। इसके अलावा गौर कीजिएगा, इन्होंने किसानों और मजदूरों के संगठन पर भी बल दिया। अगर पॉइंट आगे बढ़ते जाए
तो हम लोग को पता होगा, यहां पर हम दे रहे हैं किसानों एवं मजदूरों का के संगठनों पर भी, संगठन पर बल दिया। तो अगर हम देखें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और यहां से स्टार्टिंग होगा, यानी जब हम आंसर लिखने की बात करेंगे कि समाजवादियों का विचारधारा किस चीज पर आधारित था, तो समाजवादियों के विचारधारा का जो दो मूल तत्व था वो था साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और समाजवादी भारत का निर्माण करना। इसीलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहते थे। इसीलिए समाजवादी जो है कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी हासिल करना चाहते थे। अब उनके लिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, यानी इसके माध्यम से वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत चला रहा था, जो वर्ग संघर्ष चल रहा था, उसको उन्होंने विराम दिया और एक वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। अर्थात कहा जा सकता है कि पूंजीवादी और जमींदारों को वो समाप्त करना चाहते थे और छोटे छोटे देसी रियासतों की जो परिकल्पना थी उसे समाप्त करके उससे मुक्ति देना चाहते थे। इसके अलावा किसानों और मजदूरों को भी संगठित करने पर बल दिया, जिससे कहा जा सकता है कि किसान और मजदूरों का राष्ट्रीय आंदोलन में बल प्रदान हुआ। किसानों और एवं मजदूरों का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका देखने को मिलती है। यानी हम लोग कह सकते हैं किसानों और मजदूरों की यहां पर भूमिका विशेषकर देखने को मिलती है। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि ये इन सब के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बदलाव के भी पक्ष में थे। यानी समाजवादी विचारधारा और कार्यक्रम जो था, उनका कार्यक्रम जो था वो आप देखेंगे तो समाजीकरण के पक्ष में थे, यानी सामाजिक हित के विकास में बल देना चाहते थे। इसीलिए समाजीकरण के पक्ष में भी वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए जितने भी किसान और मजदूर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन सब किसान और मजदूर कार्यक्रमों में उन्होंने बल दिया। यही रीजन है कि उन्होंने श्रम संघ बनाने पर भी बल दिया, यानी श्रम संघ को भी स्वीकार किया, ताकि क्या किया जा सके, श्रम संघ होगा तो मजदूरों का जो है हित संरक्षण होगा। जैसे उनके काम का घंटा निर्धारित होगा, उनका हित को वहां पर संरक्षित किया जा सकेगा। इसी तरह से किसानों का भी एक संगठन बनने पर बल दिया, जिससे जमींदारों के विरोध हो सके और लगान की समाप्ति आदि इनका कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा अगर एक और बिंदु पर हम लोग बात करें तो ये साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष पे थे, यानी इनका जो था मुख्य जो आधार था युद्ध विरोधी विदेश नीति को अपनाने पर, यानी कहने का मतलब बल दे रहे थे। क्योंकि इनका यह मानना नहीं था कि युद्ध होगा तो युद्ध ही एक विकल्प है जिससे साम्राज्यवाद को यहां से हटाया जा सकता है, बल्कि इन्होंने नागरिक अधिकारों को संरक्षित करने पर बल दिया और शोषण करने वाले जो तत्व थे, यानी समाजवाद का मौलिक सिद्धांत जो था वो शोषणवादी चरित्र के खिलाफ था। तो इतनी बातों को हम समाजवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम का मूल बिंदु में 1 से 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, आंसर राइटिंग पर थोड़ा सा बात करते हैं। एक बार आप लोग इस पिक को देख लें, बोर्ड को पूरे अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या लिखेंगे हम लोग पॉइंट में। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर से समझते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाहिए आंसर में। हमने बोला कि समाजवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम, तो समाजवादी विचारधारा का 2 मूल तत्व था, एक साम्राज्यवाद का के खिलाफ संघर्ष करना, दूसरा समाजवादी भारत का स्वप्न। स्वाभाविक है इसके लिए उन्होंने 2 रास्ता पकड़ा। एक है कि राष्ट्रीय आंदोलन का वो मुख्य हिस्सा बन जाएंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य हिस्सा बनने के लिए उनको कांग्रेस के नेतृत्व में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी हासिल करना है, उसमें वो सहायक की भूमिका में आ गए। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट लिखने का पहला एस्पेक्ट। दूसरे एस्पेक्ट में आते हैं जिसको हम लोग खंड का और खा बोल सकते हैं, यानी ए और बी। इनके जो संघर्ष का मुख्य आधार था वो एक वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कमजोर किया गया, यानी समाजवादी विचारधारा समाज के विकास पर बल देता है, जिसमें वर्ग विहीन वर्ग
की समाज यानी वर्गविहीन वर्ग की समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, अर्थात पूंजीवादी और जमींदारों का विरोध किया, जमींदारों का उन्मूलन पर बल दिया। स्वाभाविक है छोटे छोटे देसी रियासतों को इन्होंने नकारा, अर्थात ये छोटे छोटे देसी रियासत जो है वो क्या थे, शोषण के परिचायक थे। दूसरी तरफ देखा जाए स्वतंत्रता का अर्थ इनके मायने में जो था वो केवल आजादी तक ही मायने सीमित नहीं था, बल्कि इसके अलावा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा के साथ साथ सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को भी दूर करना था और इसके माध्यम से किसानों और मजदूरों को संगठित करना था। यही कारण है समाजवादियों का मुख्य जो आधार था विचारधारा और कार्यक्रम का वो था मजदूर संगठन और किसानों का संगठन बनाने पर उन्होंने हमेशा बल दिया। इसीलिए आप गौर कीजिएगा उन्होंने इन संगठनों के माध्यम से किसानों और मजदूरों को संगठित किया और यही रीजन है कि आप गौर करेंगे कि किसान एवं मजदूरों का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका विशेषकर देखने को मिलता है। इसके अलावा चलते चलते कुछ पॉइंट्स पर भी आप डिस्कस इसमें विचारधारा कार्यक्रम में कर सकते हैं। ये राजकीय योजनाओं द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव करने में थे, क्योंकि आपको पता होगा कि समाजवादी सिद्धांत जो होता है उसका अर्थ होता है उत्पादन, वितरण और विनिमय तीनों स्तर पर समाजीकरण होना चाहिए। स्वाभाविक है ये समाजीकरण के पक्ष में इनका विचारधारा और कार्यक्रम ज्यादा प्रभावित प्रेरित दिखता है। तो पढ़ने में जो हम बार बार आंसर राइटिंग में आपको लिखते हैं कि अप्रोच नहीं है, तो आप गौर कीजिएगा इनका जो राइटिंग स्किल का अप्रोच होगा वो समाजीकरण प्रेरित होगा। ये अप्रोच हो गया। कंटेंट में हमने फैक्ट सजा दिया, अब इस फैक्ट्स को आप और भी एलोबरेट कर सकते हैं। तो अप्रोच, कंटेंट और इंट्रो बनाने की जहां तक सवाल है वो समाजवादी विचारधारा का जब इंट्रो बनाएंगे तो हम लोग को पता है सीधे हम शुरू करेंगे। पहला लाइन समाजवादी विचारधारा के मूल में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और समाजवादी भारत का स्वप्न देखने को मिलता है। ये दोनों चीज जो है कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उनका जो पहला आधार था राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य हिस्सा बनना और कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी यानी हासिल करना उद्देश्य। ये हुआ पहला एस्पेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट आंसर लिख के आप हमको चेक करवाएंगे। अब चूंकि हम बार बार कल के क्लास से बता कर रहे हैं कि समाजवाद का उदय कैसे हुआ, समाजवाद का विकास कैसे हुआ और समाजवादी विचारधारा और कार्यक्रम इनका था क्या, तो शॉर्ट नोट्स तो समझ गए होंगे। एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी आंसर में लिख सकते हैं। यूपीएससी होगा तो 1 पैराग्राफ लिखेंगे, अगर यही बीपीएससी होगा तो थोड़ा एलेबरेट करेंगे तो सारे कंटेंट को लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसमें 1-2 चीजें और जोड़ी जा सकती है। अगर आप कोई किसान आंदोलन का नाम लिख सकते हैं जो नेशनल मूवमेंट में मददगार हुआ, आप बिल्कुल इसका उल्लेख कर सकते हैं। कुछ मजदूर संगठनों का नाम लिख सकते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको पूरा एस्पेक्ट्स कंप्लीट करेंगे तभी आपका कंप्लीट होगा, जो पिछले क्लास से चल रहे थे। समाजवाद का प्रभाव इरेज कर रहे हैं हम लोग, देख लेंगे एक बार बोर्ड को फिर से। समाजवाद का प्रभाव कहां कहां देखने को मिलता है तो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिंदु, अब गौर कीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन में अगर बात किया जाए तो एक बहुउद्देशीय आंदोलन माना जा सकता है और बहुवर्गीय आंदोलन भी माना जा सकता है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चूंकि समाजवाद बोल रहे हैं तो बहुवर्गीय आंदोलन बोलेंगे। बहुवर्गीय आंदोलन, अब इस बहुवर्गीय आंदोलन इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें किसी एक वर्ग विशेष के लिए यहां पर कार्यक्रम में कोई भी मतलब हिस्सा या रणनीति नहीं अपनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से किसी एक वर्ग को तुष्ट नहीं किया गया, किसी एक वर्ग को तुष्ट करने का
प्रयास नहीं किया गया, इसीलिए कहते हैं बहुवर्गीय। आंसर में सब चीज नहीं लिखा जाता है, हम राष्ट्रीय आंदोलन का बहुवर्गीय आंदोलन भी कह देंगे तो मेरा बात क्लियर हो जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था समाजवाद को लेकर, समाजवाद का उदय कैसे हुआ। अब दूसरे नंबर में अगर बात किया जाए तो आप गौर कीजिएगा, ये समाजवाद के माध्यम से क्या करना चाहते थे, बहुवर्गीय आंदोलन है तो समाजवाद के माध्यम से करना क्या चाहते थे, तो याद होगा आपको एक परिवर्तन करना चाहते थे। तो कैसा परिवर्तन करना चाहते थे, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, आंसर लिख रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन की बात करते हैं। यानी समाजवाद का जो प्रभाव है वो एक वैचारिक परिवर्तन का दिया है, कहने का मतलब है, और यही वैचारिक परिवर्तन जो है समाजवाद के प्रभाव में देख सकते हैं। समाजवाद क्या देता है, एक वैचारिक परिवर्तन, एक विचार परिवर्तन, किसी के साथ भेदभाव ना होना चाहिए, वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आंदोलन का झुकाव परिवर्तनकारी दिशा में था। यानी हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं इनका झुकाव जो है परिवर्तनकारी दिशा में है। सब आंसर में लिखाता है पॉइंट सिलेक्टेड, रट के फैक्ट्स नहीं लिखा जाता है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में तो खास करके मेन पॉइंट जो हम लिख रहे हैं उसी को लिखने का प्रयास करेंगे। यानी परिवर्तनकारी दिशा में था, स्वाभाविक है, इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि ऐसा प्रभाव, इसीलिए जब परिवर्तनकारी दिशा में था, इसीलिए इसका प्रभाव किसी एक क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता। एक एग्जांपल लेते हैं, क्यों प्रभाव नहीं देखने को मिलता। क्या समाजवाद के आने से कांग्रेस समाजवादी हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि विचारधारा को अपनाया, पूर्ण तौर पर कांग्रेस समाजवाद नहीं था। या फिर कह सकते हैं क्या कि इन आने से, मजदूर और किसानों के आने से क्या कांग्रेस किसानों की पार्टी बन गई? बिल्कुल नहीं। क्या मजदूरों की पार्टी बन गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर इसका प्रभाव समाजवादी प्रभाव दिखता है, कांग्रेस पर समाजवादी प्रभाव दिखता है। सपोर्ट लाइन हमने दे दिया, 2 पॉइंट। एग्जाम्पल हमने दिया कि अगर मजदूर आ गए तो मजदूर के आने से कांग्रेस में श्रमिकों का, यानी श्रमिकों की पार्टी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। या किसान आ गए तो किसानों की पार्टी हो गई कांग्रेस, बिल्कुल नहीं हुआ। ये सब लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो एग्जांपल दे रहे हैं ये समझने के लिए आपको दिया जा रहा है बोर्ड पर। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब इसका मतलब हो गया कि सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है समाजवादी परिवर्तनकारी प्रभाव यहां देखने को मिलता है। यानी कांग्रेस पर एक समाजवाद का छाप जरूर देखने को मिलता है जो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण में था। एक लाइन मात्र यहां से निकाला। अब गौर कीजिएगा, परिवर्तनकारी समाजवादी दर्शन था। दर्शन यानी समाजवादी दर्शन परिवर्तनकारी दर्शन के तौर पर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप गौर कीजिएगा, कांग्रेस का लक्ष्य इसी आधार पर निर्धारित किया गया। यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए आप गौर कीजिएगा, कांग्रेस के मंच पर धीरे धीरे कुछ समाजवादी जो मुद्दे थे उसको उठाने का प्रयास किया जाने लगा। क्योंकि दर्शन हम कह रहे हैं, उसका फिलॉसफी इसी पर डिपेंड है कि कांग्रेस में क्या हो गया, समाजवादी मुद्दे 1930 और 40 के दशक में देखने को मिलते हैं। क्लियर? यानी कहीं 30 और 40 के दशक में हम लोग समाजवादी विचारधारा ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप गौर कीजिए, इस समय की पॉलिसी में आर्थिक पॉलिसी ज्यादा देखने को मिलती है। आर्थिक यानी आर्थिक मुद्दे यहां पर हम लोगों को विशेषकर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो यहां पर गौर कीजिएगा, यही रीजन है कि कांग्रेस के मंच पर आर्थिक असमानता को दूर करने पर बल दिया गया।
यानी आर्थिक असमानता को दूर करने पर यहां पर कांग्रेस के मन से बल दिया गया। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, जमींदारों के द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा था, उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। जमींदारों द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा था, उसकी कांग्रेस के मंच से निंदा की गई। जिनको नजर नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं। जमींदारों द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा था, उसकी कांग्रेस के मंच से निंदा की गई। यह हुआ एक एस्पेक्ट जिसको हम लोग कैसे देखते हैं, समाजवाद का प्रभाव कौन-कौन पॉइंट पे देख सकते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप गौर कीजिएगा कि सबसे बड़ा चीज है यहां पर मिला क्या, तो एक और बड़ा चीज मिला, प्रजातांत्रिक आंदोलन को समर्थन भी मिला। इससे इसका प्रभाव क्या दिखा, प्रजातांत्रिक आंदोलन को समर्थन मिला। जनता का आंदोलन, जो कि आपको पता है सामाजिक आर्थिक मुद्दे, किसान, मजदूर वर्ग सभी को उठाया गया, तो प्रजातांत्रिक आंदोलन इसके माध्यम से उनको बल मिला। इससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर में रहकर एक समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और जयप्रकाश नारायण, इन सब का मूवमेंट आगे चला। और ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है समाजवादी विचारधारा, यानी एक दर्शन कह सकते हैं इसके संदर्भ में। यानी कहने का मतलब है इसके माध्यम से प्रजातांत्रिक आंदोलनों को बल मिला और साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट के साथ कई अन्य प्रजातांत्रिक आंदोलन भी चलाए गए जो समाजवाद पर केंद्रित थे, जैसे जयप्रकाश का मूवमेंट, जेपी मूवमेंट। उस समय के हिसाब से कह सकते हैं अच्युत पटवर्धन ने कुछ काम किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इन लोगों का योगदान इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कराची अधिवेशन याद होगा आप लोगों को, हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी होगा टीटी की क्लास में। 1931 याद है, कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल 1931। सबसे मूल क्या था, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया गया। स्वाभाविक है, ये इंगित क्या करता है, मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम को बल प्रदान किया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कांग्रेस के खेमे में समाजवादी विचार का प्रचार होने लगा, जैसा कि हमने पहले ही पॉइंट में दिया था, इंट्रोडक्शन पॉइंट में, विचारधारा कार्यक्रम। इसके अलावा गौर कीजिएगा, फैजपुर सम्मेलन को में भी आप गौर कीजिएगा, समाजवादी दिशा को अपनाया गया। फैजपुर एक एग्जांपल था, फैजपुर अधिवेशन, किसानों के मुद्दों को उठाया गया। यानी फैजपुर में किसानों के मुद्दे को यहां पर उठाया गया, किसानों के मुद्दे को आधार बनाया गया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सामंती लगान की समाप्ति, एग्जाम्पल है इसका, सामंती लगान की समाप्ति। बोर्ड देख लेंगे एक बार, चूंकि इसको फिर इरेज करेंगे हम लोग। बोर्ड दिख रहा होगा, उम्मीद है क्लियर बोर्ड है, विजन मिल रहा होगा, क्लियर। चलिए आगे इरेज करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि यहां पर सामंती लगान की समाप्ति, भूपति का समय निश्चित करना, कृषि मजदूरों का स्थिति को सुधारने पर बल देना, मजदूरी तय करना आदि को भी बल दिया गया। यह भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा 1936, 1945-46 इन दोनों कालखंडों में भी आप देखेंगे, 1936 और 1945-46 में भी
चुनाव घोषणा पत्र में समाजवादी प्रभाव दिखता है। जो चुनाव हुए 36-37 का चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी 36-37 और 45-46 के जो इलेक्शन होने वाला था उसमें भी हमको इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। स्वाभाविक, आप गौर कीजिएगा, किसानों, और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, किसानों एवं मजदूरों की स्थिति को सुधारना, आदि पर बल दिया गया, ताकि क्या हो सके, यहां पर इस तरह का प्रयोग किया गया। और गौर कीजिएगा, इसी संदर्भ में 1938 भी आप देख सकते हैं, योजना समिति बनना। 1938 का योजना समिति बनना, ये 1938 का योजना समिति में भी क्या किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति, क्या इसमें इसके अध्यक्ष आप लोगों को पीटी फैक्ट मालूम होगा, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य क्या था, तो आप गौर कीजिएगा, इसी के आधार पर इन्होंने योजनाबद्ध विकास पर बल दिया। यानी भारत में योजनाबद्ध विकास होना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से विकास होना चाहिए, और एक तरह से कई आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया। इसी के साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1945 में, सारा फैक्ट से ध्यान रखिएगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1945 में जो है, आप गौर करेंगे, जमींदारी उन्मूलन को आधिकारिक तौर पर, जमींदारी उन्मूलन को आधिकारिक तौर पर बल दिया गया। यानी जमींदारी उन्मूलन पर भी इन्होंने बल दिया, यानी आधिकारिक तौर पर इसको स्वीकार किया। और गौर कीजिएगा, एक और पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स में भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कृषक बिचौलियों को हटाने पर भी बल दिया। स्वाभाविक है, जितनी पॉइंट्स हम लोग बात कर रहे हैं, सभी विचारधारा कार्यक्रम का प्रभाव हम लोगों को विशेषकर देखने को मिलता है। अब एक दो पॉइंट और हम लोग बात कर ले, लिमिटेशंस, क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चंस में आएगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, निगेटिविटी हम बताना होगा समाजवादियों का, उपलब्धि तो हमने गिना दिया। तो शायद याद होगा, पिछले क्लास में हमने सबसे बड़ा चर्चा किया था कि इनका 2-3 उपलब्धि था। एक उपलब्धि था, कुछ मुद्दे पर ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते थे, बल देते थे, जिसके कारण राष्ट्रीय मुद्दे उनके सामने गौण हो जाते थे। ये एक पहला लिमिटेशन इनका माना था। दूसरा लिमिटेशन जो है इनका, जो है जनता के साथ जो है, इन्होंने जनता के मुद्दे को जरूर उठाया, जनता को एकाकार करके लेके नहीं चल पाए। स्वाभाविक है, इनकी संघर्ष की जो रणनीति थी वो अपने आप में पिछड़ती चली गई। तीसरा है, वैचारिक समझौता करने की जो इनमें तत्परता होनी चाहिए थी, वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण से कि कुछ बड़े लोगों के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। पीटी में हमने पढ़ा भी होगा, गांधी और सुभाष चंद्र बोस का विवाद विशेषकर उल्लेखनीय है, जो हमेशा वैचारिक संघर्ष पर बल देता है। यानी दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष है, यानी आपस में समझौता करने की रणनीति का बिल्कुल यहां पर नितांत अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ये साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के लिए जनता को चाहते तो थे कि जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, मगर जनता को प्रभावशाली तरीके से तैयार करने में वो असमर्थ सिद्ध हुए, जिसके कारण ये जनता के बीच में अपनी उपदेयता नहीं बना पाए और इन्होंने धीरे धीरे समाजवादी का विचारधारा धीरे धीरे जो है अपने आप में गौण होना शुरू हो गया। यही सब, इन्हीं सब रीजनों से कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद का जो प्रभाव है वो लिमिटेड रहा और अंतिम आजादी के समय तक आते आते इनका प्रभाव लगभग कुछ चीजों में गौण हो गया। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस में जो समाजवादी विचारधारा आया था, पनपा था, वो समाजवादी विचारधारा निरंतरता ग्रहण करती चली गई। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब जिनको कोई प्रश्न हो रहा है वो बिल्कुल मेरे साथ लाइव आते हैं और लाइव पर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, जो भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। दैट्स ऑल।